जय हिंद दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं या आपकी जान पहचान में कोई है तो उसको यह वीडियो भेज सकते हैं। 27, 2028, 2029 या उसके बाद जब भी आप तैयारी करने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी यहाँ बता देंगे। यूपीएससी क्यों करना है, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, फीस, सिलेबस, ऑप्शनल, रिसोर्स, कोचिंग, कितने घंटे पर, सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप अगर देख लेंगे वीडियो तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप नहीं तैयारी कर रहे तो जो तैयारी कर रहा है उसको भेज सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है ना सबके दिमाग में, वह है तैयारी क्यों करनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं भैया वीडियो क्यों देख रहे हो तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। मैं पूछूं भैया आप पानी क्यों पीते हो, आप इसका आंसर बता देंगे। मैं पूछूं भैया आप ईमेल क्यों बनाते हो, आप इसका आंसर बता देंगे। मैं पूछूं भैया मोबाइल क्यों रखते हो, आप इसका आंसर बता देंगे। लेकिन अगर कोई पूछ ले आपसे कि भैया यूपीएससी क्यों करना चाहते हो तो आप दूसरों से पूछने लगते हो कि सर बता दीजिए कि अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो मैं क्या आंसर दूँ। जबकि यहीं से आपकी जीवन लीला जो शुरू करने वाले हैं वह गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाती है। अगर आपको यह नहीं पता है कि आप यूपीएससी क्यों करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे और तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही होता है। जितने भी लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, अधिकतर लोगों को पता है कि वह क्यों करना चाह रहे हैं। वहाँ बैठे इंटरव्यू लेने वाले एक्सपीरियंस्ड लोग आपकी गलती को तुरंत पकड़ लेंगे और आप फंस जाएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा यूपीएससी क्यों करनी चाहिए या आपको क्यों करनी है तो आप गलत रास्ते पे हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आए मज़े के लिए करे चले गए, नहीं। 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं और 1,000 लोगों का ही होता है सिलेक्शन। और 10 लाख और 1,000 में बहुत डिफरेंस है। कौन से लोग रह जाते हैं, वही आप जैसे जिनको पता ही नहीं मैं मुझे क्यों करनी है यूपीएससी। फिर वो मोटिवेशन के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, टीचर से पूछते हैं सर बता दो सर बता दो। जबकि आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, क्यों करना है। तो पहले अगर आपको नहीं पता है, आपको पता होना चाहिए क्यों करना है। वरना आप अपने दिमाग में सोचो कि क्यों करना है मुझे, और सच्चाई के साथ उसे एक्सेप्ट करो और वही आपको आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि झूठ नहीं चलता वहाँ। तो पहले अगर आपको नहीं पता क्यों करना है तो आप गलत ट्रैक पे हैं, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपने तय कर लिया कि सर मुझे पता है यूपीएससी क्यों करना है और मैं जानता हूँ, तो दूसरा आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि आप दे सकते हैं एग्जाम की नहीं दे सकते। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी मात्र इतना है 21 वर्ष की आप आयु पूरी कर चुके हो और आपका ग्रेजुएशन हो चुका हो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से। अच्छी का मतलब, हाँ, आप समझ रहे हैं, उन वाली यूनिवर्सिटी से नहीं जो फर्जी हो, अगर हैं तो। ठीक है, तो ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से आपने किया है और 21 ईयर्स की एज पूरी कर ली है। अब कुछ लोग आएंगे सर क्या इंडियन को ही होगा, तो भाई इंडिया की सर्विस है तो इंडियन तो होना अनिवार्य ही है, वहाँ कोई पूछने वाली बात नहीं है। मेन जो फैक्ट होता है वो ये दो होते हैं, 21 ईयर्स और ग्रेजुएशन। ठीक है, तीसरा आता है ठीक है मैं 21 वर्ष का हो गया हूँ और ग्रेजुएशन भी मैंने कंप्लीट कर ली, अब बताइए आगे। तो ये एग्ज़ाम जो है वह 3 चरणों में होता है, 3 फेज होते हैं इसके। एक होता है प्रीलिम्स, ठीक है, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू या साक्षात्कार। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1, GS2। GS2 को अधिकतर लोग सी सेट बोल देते हैं। ठीक है, मेंस में होते हैं 9 पेपर। कितने पेपर? 9 पेपर। इस 9 पेपर को हम अलग से देख लेते हैं। तो इन 9 पेपर्स में 4 पेपर होते हैं जीएस के, एक GS1, GS2, GS3 और GS4। इनमें क्या आता है, इनमें आता है हिस्ट्री, सोसाइटी, जियोग्राफी। इसमें ऐसे पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे इसमें आते हैं कई सब्जेक्ट। इकोनॉमी हो गया आपका, आपका इन्वायरमेंट हो गया, आपका साइंस टेक हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। और GS4 में आते तो कई टॉपिक हैं, उसमें एक टॉपिक के नाम से इसको बोल दिया जाता है, वह है एथिक्स, यानी आपकी मोरल ड्यूटी, यानी आपकी नैतिक शिक्षा जो पढ़ते थे, आपके बिहेवियर, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप पिघल तो नहीं जाते हैं, समझ रहे हैं ना, वही कि आप इमोशनल तो नहीं हैं, आपको तर्क के बुद्धि का प्रयोग करना है, ना कि कैसे भी बह जाना है। तो उसमें इथिक्स का पेपर होता है, अलग होता है। एक आता है एस्से का पेपर, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। ये सारे पेपर हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं और भी भाषाओं में होते हैं। तो एक होता है एस्से, ये हो गए 5 पेपर।
फिर आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल आपको चूज करना पड़ता है। कई ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं वह सब ऑप्शनल में अधिकतर हैं। चाहे आप मैथ लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिर आप चले जाए एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी साहित्य ले लीजिए, हिंदी साहित्य और मराठी साहित्य, अधिकतर चीज़ें ऑप्शनल में हैं। इसकी लिस्ट आप कहोगे या गूगल पे जाओ, यूपीएससी सीएससी या यूपीएससी आईएएस ऑप्शनल सब्जेक्ट लिस्ट, वहाँ आ जाएंगे 24-25, आपको देख लेना चाहिए। ऑप्शनल के पेपर होते हैं 2, ठीक है, और ये ऑप्शनल कोई भी अलग अलग ले सकता है। तो एसए और ऑप्शनल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया तय कर देते हैं कि किसका कैसा होना है। तो ये अगर हम देखें तो कितने हो गए पेपर, 1 2 3 4, एसए 5, ये 6 और ये 7। अब बचे 2 पेपर। 2 होते हैं वह ऐसे जिसमें नंबर नहीं ऐड होते, लेकिन उनको पास करना आवश्यक होता है। एक होता है इंग्लिश का पेपर, एक होता है इंग्लिश का पेपर, और एक होता है कोई भी आप लैंग्वेज चूज करते हैं, कोई भी आप भाषा चूज कर सकते हैं। तो ये 2 पेपर हो गए, 8 और 9। तो ये पूरा मेंस का पेपर हो गया। ठीक है, कौन कौन से, GS1, GS2, GS3, GS4, एस से 2 ऑप्शनल और 2 ये कह सकते हैं कि वो लाइन क्रॉस करनी है बस, इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। मेरिट बनती है वह इस पे बनती है। ठीक है, तो ये हो गया मेंस का। अब बात को जो मेंस निकाल लेता है, जो मेरिट में आ जाता है, उसके लिए होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आप जानते हैं, वही आपका जो पढ़ा हुआ है, नॉलेज है। लोग कहते हैं प्रीलिम्स से तैयारी शुरू करनी चाहिए, लेकिन जो समझदार हैं या समझदार अपने आप को समझते हैं, समझदार सभी हैं, वरना कोई कह देगा कि ऐसा थोड़ी है। मेन बात आप सुनिए, मेन बात ये है, आपको तैयारी प्रीलिम्स से नहीं, आपको तैयारी इंटरव्यू से शुरू करनी चाहिए। मतलब आपको वो डेवलपमेंट करना चाहिए थॉट्स, आपको डेवलपमेंट करना चाहिए पर्सनालिटी, आपको बात थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए कि जैसे ही आप यूपीएससी की क्षेत्र में आ गए तो अब आपको तर्क बुद्धि सीखनी है। भारत सरकार के पक्ष में या विपक्ष में आपको नहीं रहना है, किसी भी पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नहीं रहना है। हाँ, वोट तो किसी को देंगे ही, लेकिन आपको सोचना है कि मान लो कोई भारत सरकार स्कीम लाती है, तो आप सिर्फ उसे अच्छा, सिर्फ बढ़िया, सिर्फ खराब नहीं बताएंगे। आप स्कीम को पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में या कहीं भी, आप उसके पक्ष के चीज़ें और विपक्ष की चीज़ें दोनों नोट करेंगे और फिर आप उसमें अपनी आइडियाज़ रखेंगे। मेन बात क्या है, आंख बंद करके आपको किसी भी चीज़ को नकारना नहीं है और किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करना है। यानी ये शुरुआत से ही डेवलप कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर प्रीलिम्स मेंस की तैयारी तो होती रहेगी, आपको बैठना, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि पर्सनालिटी आपकी बताती है कि आपका मस्तिष्क कैसा काम करेगा। आपको ठीक ठाक कपड़े पहनने चाहिए। ठीक ठाक का मतलब ये नहीं 5 लाख के कपड़े खरीद लिए कि भैया हमें यूपीएससी करनी है, मतलब ठीक ठाक, मतलब साफ सुथरे कपड़े हों, आपका जो कमरा है वह सही से डेवलप हो, कमरे में पढ़ाई की ज़्यादा चीज़ें हों, आपको थिंकिंग रील्स को छोड़कर, इंस्टाग्राम फेसबुक छोड़कर पढ़ाई पे आ जानी चाहिए। आपका 24 घंटे माइंड ऑब्जर्व करना चाहिए चीज़ें, और सिर्फ बुक्स से यूपीएससी नहीं निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। इन आप ये बताओ कि यूपीएससी आपसे क्या चाहेगा। यूपीएससी उनका भी एग्ज़ाम लेता है जिनके पास हाथ पैर नहीं है, यानी दिव्यांगजन जिन्हें हम कहते हैं, तो उनको भी यूपीएससी लेता है, आपको भी लेता है। आप ये सोचो दोनों में कॉमन क्या है। क्या यूपीएससी को आपके हाथ चाहिए? नहीं। आपकी शकल चाहिए? नहीं। आपका पैर चाहिए? नहीं। आपका आंखें चाहिए? मस्त क्या चाहिए? मेन बात है यूपीएससी को आपका चाहिए माइंड। आप जितना भी काम करें, इस माइंड को ग्रोथ करने में करें, इस माइंड को इंटेलेक्चुअल बनाने में करें, इस माइंड को डिसीजन मेकिंग करने में बनाएं। आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होने चाहिए, आप बहुत अच्छी चीज़ों का एनालिसिस कर पाएँ कि अच्छा ये चीज़ है। तो माइंड आप जितना अच्छा ग्रोथ कर लेंगे, क्योंकि वह हिस्ट्री नहीं आपसे पूछेगा, वह जियोग्राफी नहीं पूछेगा, वह सब ये भाषाएं, ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब क्यों पढ़ा रहा है, आपका माइंड डेवलप हो इसलिए पढ़ा रहा है। तो आपको मेन फोकस कहाँ करना है, माइंड पे फोकस करना है कि हमें अपने माइंड को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब चलते हैं इसका सिलेबस, क्योंकि आपने इतना सब देख लिया, अब आता है सिलेबस।
तो सिलेबस के लिए आप अभी जाएंगे मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी है यूपीएससी स्ट्रेटजी 2026, 27, 28 के नाम से। उसमें सिलेबस मैंने सीसेट का भी रखा है और मैंने मेंस और प्रीलिम्स पूरा सिलेबस रखा हुआ है। आप वहां जाकर उन 2 वीडियो को देखेंगे। इसमें मैं बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इससे बढ़िया वहां बना है 5-10 मिनट का, आप जाकर उसको नोट डाउन कर लीजिए। और सिलेबस हमेशा आपकी जबान पे होना चाहिए। कोई पूछे GS3 मेंस, आपका तुरंत बोलना शुरू होना चाहिए कि सर ये और इसके अंदर सब टॉपिक ये हैं। टॉपिक सब कुछ आपको जबान पे रटा होना चाहिए, आपकी मेज के सामने पूरा सिलेबस लगा होना चाहिए। ये सब आप करेंगे तो सच में यूपीएससी निकलेगा। अदरवाइज 4 साल बाद आप खुद आके कमेंट करना कि सर मैंने ये सब नहीं किया, यूपीएससी नहीं होगा। स्मार्ट स्ट्रेटजी यही होती है, आपने पूरा सिलेबस रटा हुआ है, आप कहीं जा रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया, आपको समझ में आ गया ये एग्जाम्पल मैं GS2 के इस सब्जेक्ट के इस सबसेट में रख सकता हूँ। जैसे सोसाइटी का कोई वुमेन्स पे, या वुमेन्स पे ही मान लो, वुमेन्स पे एक टॉपिक है GS3 में मान लो, या GS2 में मान लो, ठीक है। अब आप कहीं जा रहे हैं घूमने, आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की, बहुत चीज़ें होती रहती है ना मार्केट में या कहीं में, आपने उसे तुरंत देखा और आपको याद आ गया कि ये एग्जाम्पल मैं इस GS2 के इस टॉपिक के इस सब टॉपिक में यूज कर सकता हूँ। समझ में आ, अब वह रियल इंसिडेंट है तो एग्जाम्पल आपका रियल लगेगा और आपको कहीं ना कहीं बेहतर चीज़ें मिलेंगी। ऐसे एथिक्स, अभी हमने GS4 का बात की थी, एथिक्स में तो केस स्टडी आती ही है, वहाँ तो एग्जाम्पल्स की भरमार देनी पड़ती है, मतलब एग्जाम्पल भरने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी यूज होगा। तो आप 24 घंटे उस फेज में रहें कि मैं अगर IAS हूँ तो मैं चीज़ों को कैसे देखूंगा, ठीक है। अभी तक हम क्या करते हैं कि पहले फिल्म किताबें रटना शुरू कर देते हैं, जबकि ये खेल किताबें रटने का है ही नहीं। ये खेल है अपने माइंड को ग्रोथ देने का, अपने माइंड को बेहतर बनाने का। हमें लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑप्शनल हो गया, सिलेबस हो गया, सिलेबस आप वहाँ से देख लेंगे, मैं उम्मीद करूँगा, ठीक है। पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। फिर आता है, ये सब हो गया सर, अब बताओ मैं करूँ क्या तैयारी, तो आता है रिसोर्सेस या कोचिंग, या तीसरा और है मेंटोरशिप। मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, ये मत समझो मैं कोई पैसा, मेंटोरशिप लिख दिया तो मैं कहूँगा 3000 का कोर्स ले लो, नहीं भाई। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो पूछना हो पूछते रहें, बहुत लोग पूछते रहते हैं, आप भी पूछ लेंगे, आपका आंसर मैं देता रहूँगा समय मिलते ही, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी क्या है, अगर आपका कोई बड़ा भाई, आपका दोस्त का भाई, या कोई भी यूपीएससी एग्जाम में प्रिपेयर कर रहा है या कर चुका है, भले ही उसका प्रीलिम्स भी ना निकला हो, लेकिन अगर उसने एक बार पढ़ाई की है पूरी तो आप उससे चीज़ें पूछ सकते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जिसका प्रीलिम्स निकला है या मेंस निकला है वही आपको सही गाइडेंस दे सकता है। उस रास्ते पे जो जा भी चुका है, भले मंजिल ना मिली है, वह भी आपको गाइड कर सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है जो उस क्षेत्र में रह चुका है, यूपीएससी की पूरी जर्नी कर चुका है, वह भले सिलेक्शन ना हुआ हो, आप उससे कांटेक्ट करिए, और अगर अच्छा व्यक्ति है तो उससे पूछते रहिए। दूसरा, कोई नहीं है सर जीवन में ऐसा, जैसे मेरे जीवन में दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक कोई नहीं था, मैं पहला व्यक्ति था, और ऊपर से कोचिंग भी नहीं करता था, तो मेरा सिलेक्शन ना ही होना ही लिखा था जीवन में। आप कोचिंग भी नहीं कर रहे हैं, कोई है भी नहीं, और तब हमारे जैसे लोग यूट्यूब पर भी नहीं थे जब हम तैयारी कर रहे थे। आज तो आप 50 नहीं 500 लोगों को देखेंगे जो मेंटोरशिप चला रहे हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। हर व्यक्ति ठीक ही बताएगा, बस उसके पास भीड़ ना हो, मतलब उसके पास इतना समय हो कि आपका आंसर दे सके। तो मेंटरशिप नहीं है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आंसर दे दूंगा मैं। दूसरा, कोचिंग कर लेते हैं बहुत बेहतर है, ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन बहुत महंगी है, ऑनलाइन भी कर लेते हैं बहुत बेहतर है। मैं देखो, सब कहते हैं कोचिंग ना करो, कोचिंग माफिया, कुछ, मैं थोड़ा सा अलग हूँ। 5-10 हज़ार 20 हज़ार में अगर आप कैपेबल हैं तो कोचिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ आपको टेंशन नहीं होगी। जैसे मैं अभी रिसोर्स का लिखा है, मैं बिना कोचिंग के किया हूँ, मुझे पता है दुख कितना है। हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, हर एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है, PYQ खुद एनालिसिस करने पड़ते हैं। तभी आपने देखा, मैं सबसे पहले मैंने अगर शुरू किया इस चैनल पर तो सबसे पहले NCERT शुरू की, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, और PYQ शुरू की है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ये समझ में नहीं आती। NCERT पढ़ने का मन ही नहीं होता, उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, नोट्स कैसे बनाए, पता ही नहीं चलता।
PYQ एनालिसिस कैसे करूं समझ में ही नहीं आता। तभी मैंने सबसे पहले अगर शुरू किया तो ये 2 चीज़ें शुरू की, क्योंकि बहुत दिक्कत मुझे होती थी, तो आपको भी दिक्कत होती है मुझे पता है, ठीक है। कोचिंग कर लेंगे तो कोचिंग में आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि रिसोर्स कौन सा लूँ, उनके पास रिसोर्स है। ये नहीं टेंशन होगी कि मैं, हाँ मेंटोरशिप उतनी अच्छी नहीं मिलती है कि 1 to 1 वो टीचर्स बात करेंगे, उनके पास इतना समय नहीं है। लेकिन रिसोर्स, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, मंथली, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको ग्रोथ करेंगी। कोचिंग कोई भी लो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, और इस चैनल पर सच्चाई ही बताई जाएगी, आपको अच्छा लगे या बुरा। फिर भी कुछ लोग होंगे सर मेरी तरह कि सर मुझे पता है कोचिंग आवश्यक है, लेकिन मैं फिर भी नहीं ले पाऊँगा, इतनी समस्या है कि ढंग का खाना नहीं मिलता है, तो आप कोचिंग की क्या बात कर रहे हो। तो मैं रिसोर्सेज बताने वाला हूँ आपको। शायद ये वीडियो लंबा बन जाएगा, तो मैं रिसोर्सेज चाहूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा, मतलब रिसोर्स, क्योंकि आप देखो सिलेबस ना कितना बड़ा है, और उसके चीज़ पे एक एक चीज़ का मैं रिसोर्स बता दूंगा आपको कि देखो इसके लिए ये पढ़ लो, इसके लिए ये पढ़ लो, और सब कुछ हो जाएगा। फिर आप अपने घर पे अच्छे से, मैं सब कुछ बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे। मतलब देखो, एक ये है ना कि मैं बता दूं वीडियो लंबा होगा, आधे लोग तो वीडियो लंबा देख कर ही भाग जाते हैं, तो मेरे बनाए ना बनाए क्या फ़ायदा। मेरा उद्देश्य क्या है, अधिकतर लोगों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो अगर रिसोर्स बताने चला तो पूरा सिलेबस बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। कमेंट आप करेंगे या टेलीग्राम पे पूछ लेंगे, तो टेलीग्राम पे आप मेंटरशिप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। रिसोर्स के लिए कमेंट करेंगे, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कितने घंटे पढ़ना है सबसे बड़ी बात। तो आप अगर किसी ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी स्टडी आप कर रहे हैं, तो आप 3-4 घंटे मिनिमम पढ़ ही रहे होंगे, कुछ भी आप कर रहे हो 3-4 घंटे मिनिमम पढ़ ही रहे होंगे। तो आप स्टडी के लिए स्टार्टिंग करिए 7-8 आवर पर डे से। आगे चलकर जब आप 2-3 महीने पढ़ लेते हैं 7-8 घंटे, फिर आप जाके 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप 2027 में देने वाले हैं एग्जाम, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है कि 7-8 घंटे रोज पढ़कर भी आप एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 7-8 घंटे हफ्ते में 6 दिन आवश्यक है। सैटरडे, संडे, मतलब सॉरी संडे आप कुछ भी करें, संडे को कोई लेना देना नहीं, लेकिन 7-8 घंटे 6 दिन मिनिमम पढ़ते ही रहना है, ठीक है। आगे चल के 10 घंटे हो जाएंगे, और प्रीलिम्स जब नज़दीक आए तब तो अपने आप 12 घंटे हो जाएंगे। और सबसे बड़ा डिस्क्लेमर, जो भी लोग कह रहे हैं 16 घंटे पढ़ाई, आप कितने बेवकूफ़ लोग हो यार। मतलब हमें दुख होता है जानकर कि जो 16 घंटे पढ़ाई कहते हैं करते हैं, आप उनकी बात को विश्वास कैसे कर लेते हो। मतलब वही मैं स्टार्टिंग में आपको समझा रहा था कि आप खुद सोचो ना, 16 घंटे दिन में पढ़ाई हो सकती है क्या। हाँ, प्रीलिम्स आ गया नज़दीक, तो 16 घंटे क्या, फिर पता ही नहीं चलता कितने घंटे पढ़ाई होते, दिन भर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अलग बात है। 2-4-10 दिन अलग बात है। रेगुलर कोई भी व्यक्ति 16 घंटे नहीं पढ़ सकता है, ये दिमाग में बिठा लो। क्योंकि आपको लगेगा फलाना 16 घंटे पढ़ रहा है, मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, नहीं, कोई नहीं पढ़ सकता। तो आप ये भ्रम निकाल दो दिमाग से, और क्या करना है, आराम से अभी आप 7-8 घंटे शुरू करो, धीरे धीरे 10 घंटे, धीरे धीरे 12 घंटे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी आप विजिट करिए, बहुत कुछ पढ़ा है, और आपको जो दिमाग में आ रहा है कमेंट करो, मैं सब पर वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाता रहा। तो मुझे लगता है सारी क्लियरिफिकेशन हो गई होगी, मैंने बता दिया यूपीएससी क्यों करना है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर मैंने ये भी बता दिया एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, फिर मैंने कितने फेज में होता है ये भी बता दिया, फिर सिलेबस भी आपको बता दिया, ऑप्शनल भी बता दिया कैसे आपको चेक करना है। और ऑप्शन, अब बाकी कमेंट करते रहेंगे कि जो भी आपकी दुविधाएं हैं मैं वीडियो बना दूंगा सब पर, ठीक है। रिसोर्स कहाँ से करो, कितने घंटे पढ़ो, सब कुछ बता दिया। तो कमेंट आपका हो ही जाएगा, लाइक तो कर ही देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।